जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डेमो क्लास। जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो उस पर मूव ऑन करने से पहले एक पीरियड आता है एंड दैट इज़ योर ग्रीक लिटरेचर। आपको ग्रीक लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ, इस एरा की क्या मेजर राइटिंग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको गो थ्रू करना चाहिए। When we talk about Greek literature period, तो it starts from 800 BC, it ends on 350 BC। ये आपने टाइम पीरियड याद रखना है। और इस ग्रीक लिटरेचर में आपके डिफरेंट पीरियड्स हैं, डिफरेंट एराज हैं। उनमें से सबसे पहले है आपका प्री क्लासिकल पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 800 to 500 BC। अब इस पीरियड में, प्री क्लासिकल पीरियड में, आपके पास दो मेजर नाम आते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमर एंड सेकेंड वन इज़ हेसियोड। होमर की जो मेजर राइटिंग्स थी देवर द इलियड एंड ओडेसी। अब होमर इज नोन एज द बेस्ट एवर एपिक पोएट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यहाँ पे प्री क्लासिकल पीरियड में ज़्यादातर ओरल ट्रेडिशन था, लेकिन ये जो द इलियड है इसमें आपके पास जो डिफरेंट स्टोरीज आती हैं उसमें सबसे पहले हमें पता चलता है कि ट्रोजन वार का इसमें जिक्र है द इलियड में। और हमें ये भी पता चलता है कि ग्रीक फोर्सेस फाइट फॉर 10 years, 10 साल तक ग्रीक फोर्सेस आपस में लड़ती हैं। इसमें जो मेजर नेम्स हमारे पास सामने आते हैं स्टोरी में, दे आर एगामेम्नॉन, मेनेलॉस, हेलन। हेलन के बारे में आप सबको पता होगा, और प्रिंस ऑफ ट्रॉय। तो इन सब की ये जो एक ग्रीक मैथोलॉजी है इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। कि द इलियड के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है तो यू मस्ट हैव द आइडिया इन योर माइंड कि ट्रोजन वार का इसमें है जिक्र। इसके अलावा जो एक टसल चली थी, फाइट चली थी 10 साल तक, वो आपने उस चीज़ का माइंड में रखना है। वो किन लोगों के दरमियान हुई थी? वो एगेमेम्नॉन और एक्विलस किंग के दरमियान हुई थी। इसके अलावा हेलन और प्रिंस ऑफ ट्रॉय, हेलन जो कि इलॉप कर जाती है विद द प्रिंस ऑफ ट्रॉय और वो वाइफ होती है मेनेलॉस की, एंड मेनेलॉस इज द ब्रदर ऑफ एगेमेम्नॉन। एगेमेम्नॉन और मेनेलॉस फिर एक सफ़र पर रवाना होते हैं अपने ट्राइब की हेलन को वापस लाने के लिए। और इस सारे जो ये पीरियड है, सॉरी ये जो स्टोरी है, दैट इज़ योर द इलियड। उसके बाद जो सेकंड राइटिंग है होमर की, दैट इज़ ओडेसी। ओडेसी इज़ बेसिकली अ करेक्टर, अ वॉरियर फ्रॉम द इलियड, जो 10 साल से एक जंग पर था, एक वॉर पर था। अब इस ओडेसी में जिक्र किया गया है उस करेक्टर का, उस वॉरियर का। बेसिकली ही इज़ वेटिंग टू गो होम, और जहाँ पर उसके घर में उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही है। ऑल्सो इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि उसके ओडेसी जो है उसके क्या क्या एडवेंचर्स थे, उसको किन मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा था। तो दिस स्टोरी इज होली बेस्ड ऑन ओडेसी विच हु वाज अ वॉरियर फ्रॉम द इलियड। उसके बाद जो सेकंड राइटर है जिसने लिखे थे प्लेज, हिसियोड, और उसके वर्क का नाम है वर्क्स एंड डेज, एंड सेकंड वन इज थियोजेनी। ये जस्ट आपने नेम्स याद रखने हैं फ्रॉम दिस पीरियड। सेकंड वन इज क्लासिकल ग्रीक पीरियड, and this period starts from 500 to 323 BC, और it was the golden age of Greece। golden age of Greece को यानी 5th century literature के नाम से ये जानी जाती है। it was from 499 to 400 BC। इसको आपने 5th सेंचुरी लिटरेचर में, और इसी एज में बेसिकली आपका जो ग्रीक लिटरेचर था, ग्रीक ड्रामा था, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था। थर्ड नंबर पे आपका जो क्लासिकल पीरियड है, जो हमने बात की पहले हमने प्री क्लासिकल की बात की, अब हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं। 500 to 323 BC में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसमें जो राइटर्स आ जाते हैं उसकी डोमेन्स हैं। सबसे पहले हम पोइट्स की बात करेंगे। देयर वर 2 लिरिकल पोइट्स, उनके नाम हैं सैफो एंड पिंडार। ये आपने नेम्स अपने जहन में रखने हैं। सेकेंड वन जो इस एरा का जॉनरा था, दैट वाज ड्रामा, और जो मेजर ड्रामाटिस्ट हमारे सामने आते हैं, दे आर एशिलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, अरिस्टोफेन एंड मिनेंडर। ये जो फर्स्ट 3 हैं, दे आर द ग्रेट ट्रेजेडियंस, यानी जिन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी। और जो लास्ट 2 हैं ये दे आर कॉमेडी राइटर्स, ठीक है। यानी इनकी जो बुक्स थी दे वर बेस्ड ऑन कॉमेडी, लेकिन जो फर्स्ट 3 मेजर फिगर्स हैं दे रोट ट्रेजेडीज। इसके अलावा इस एरा की क्लासिकल पीरियड के जो हिस्टोरियंस हैं वो आपने 2 नाम याद रखने हैं। दे आर लेट मी एक्सेप्ट द पीपल फर्स्ट। ओके, हिस्टोरियंस हैं आपके हेरोडोटस, थियोसिडिस एंड ज़िनोफिनन। इनकी प्रोनाउंसिएशन चूँकि नेम्स दे आर क्वाइट ओल्ड, आपकी ग्रीक एरा से इनका ताल्लुक है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, दैट इज़ क्वाइट ओके। लेकिन आपको इन नेम्स के साथ आपको
फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि इस एरा के ये मेजर राइटर्स थे, ये मेजर राइटिंग्स थी। हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, उसके बाद हमारा बेसिक फोकस है ग्रीक लिटरेचर पर, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 2500 years ago, in 450 BC, Greece was the center of knowledge. That's why they are, कहा जाता है कि they are still arrogant, क्योंकि आपका जो center of knowledge है वो यही ग्रीस था. It was a sophisticated era and some of the world's finest art, poetry, drama and philosophies were written in this period. Sophisticated era ये किस तरह था कि there were cities, states and democracy was being practiced there, और literature in the form of drama was on its height, यानी इसी एरा में, इसी एज में आपका जो ड्रामा है वो पीक पर जाता है। जी, उसके बाद इस एरा की फेमस पर्सनैलिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे हैं सोक्रेट्स। अभी तक पीछे जब हमने इस एरा के मेजर फिगर्स की बात की थी, हमने लिरिकल पोइट्स का जिक्र किया था। सेकंड नंबर पे हमने ड्रामेटिस्ट का जिक्र किया था। थर्ड नंबर पे हिस्टोरियंस का जिक्र किया था। अब हमने फेमस पर्सनैलिटीज़ की बात करनी है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपके पास सोक्रेट्स है। ही वॉज द मोस्ट लर्नड मैन एंड ऑल्सो द फिलोसोफर ऑफ द एज। ही वॉज प्रेजेंटेड पॉइजन एज पनिशमेंट। ये आपने चीज़, जो भी अब मैं मेजर फिगर्स आपको बताने लगी हूँ, आपने इनकी मेजर चीज़ें याद रखनी हैं। ये पेपर में आपसे पूछ ली जाती हैं। ये बेसिकली एक हायरार्की है जो अब स्टार्ट हो गई है सोक्रेट से। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है प्लेटो, एंड प्लेटो वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स। ही वॉज ऑल्सो द फिलोसोफर ऑफ दिस एज एंड ही हैड एन अकेडमी, और स्कूल, उसने अकेडमी का या स्कूल का सिस्टम स्टार्ट किया था। थर्ड नंबर पे वी हैव अरिस्टोटल इन दिस हायरार्की, और ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड ही वॉज ऑल्सो द फिलोसोफर ऑफ दिस एज। आफ्टर प्लेटोज डेथ ही लेफ्ट अकेडमी और स्कूल, वो अकेडमी जो इसके मास्टर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अरिस्टोटल, ही गिव द बेसिक रूल्स ऑफ ड्रामा एंड लिटरेचर, और उसी ड्रामा के बेसिक रूल्स एंड जो हैं वो अभी तक आपके चलते आ रहे हैं, जैसे अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हिम रियलिटी इज़ नॉट फिक्स्ड, इट्स अ रिलेटिव टर्म। वो किस तरह से कि रियलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो इट इज़ हाफ फिल्ड विद वाटर अकॉर्डिंग टू सम पीपल एंड इट इज़ हाफ एम्प्टी अकॉर्डिंग टू अदर्स। तो इसलिए हम रियलिटी को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। रियलिटी इज़ ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। Questions will be at the end of this session. प्लीज बी आप लोग बी पेशेंट एंड तक का वेट कीजिएगा। फोर्थ नंबर पे वी हैव अलेक्जेंडर द ग्रेट, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल एंड ही कंकर्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। व्हेन ही डाइड ही सेड पुट माई हैंड्स आउटसाइड, और इसके पीछे बेसिकली मकसद क्या था? ही कंकर्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो जब इस दुनिया को छोड़कर गया, जब वो मरा, तो ही वॉज एम्प्टी हैंडेड। तो उसने कहा कि मेरे हाथ जो हैं वो बाहर निकाल कर रख दो ताकि लोग इससे एक सबक हासिल कर सकें, एक चीज़ लिख लें। एंड हिज डायलॉग वाज व्हाटसोएवर यू कलेक्ट इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू गो एम्प्टी हैंडेड, आप इस दुनिया से खाली हाथ ही जाते हैं। जी, अभी हमने एक ओवरव्यू लिया हिस्ट्री का, उसके बाद अब हमने बात करनी है ग्रीक ड्रामा की, कि ग्रीक ड्रामा आपका कहाँ से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एथेंस सिटी, एंड एथेंस सिटी वाज द सेंटर ऑफ ड्रामा, एंड डिफरेंट ड्रामाज वर परफॉर्म्ड एट द स्टेज। स्टेज पे ड्रामाज की परफॉर्मेंस की जाती थी, ऑडियंस वहाँ पे बैठी होती थी, वो ऑडियंस उस ड्रामा को लाइव देखती थी। एंड ड्रामाज वर प्रेजेंटेड बाय मेल्स, उन ड्रामाज को मेल्स यानी प्रेजेंट करते थे। बोथ फीमेल एंड मेल रोल्स वर प्रेजेंटेड बाय मेल्स एंड दे यूज्ड मास्क टू चेंज देयर गेटअप्स, यानी मेल्स ही अपना गेटअप चेंज करके फीमेल्स के रूप में आकर वहाँ पे स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंसेस क्या करते थे। Origins of Greek tragedy. Origins of Greek tragedy are obscure, but it started with the singing of choral lyric, जिसको आप dithyramb कहते हैं। When someone asks you to define dithyramb, तो आपने क्या कहना है कि the singing of a choral lyric is known as dithyramb in the honor of Dionysus. Dionysus was the Greek god of wine. ये चीज़ें जब आप ग्रीक लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो आपको ग्रीक मिथोलॉजी के फिगर्स, गॉड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए, माइंड में क्लियर होनी चाहिए।
It was performed in a circular dancing place orchestra. सर्कुलर डांसिंग प्लेस को आप ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते हैं. बाय अ ग्रुप ऑफ मैन वियरिंग मास्क एंड ड्रेस्ड इन गोट स्किन्स. गोट स्किन्स क्यों कहा गया है कि द ग्रीक वर्ड ट्रेजेडिया मीन्स गोट सॉन्ग, इसीलिए वहां पे गोट स्किन्स को एज अ ड्रेस यूज किया जाता था. अब ग्रीक ट्रेजेडी में हमारे पास रोल ऑफ गॉड्स बहुत ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रोल ऑफ कोरस बहुत ज़्यादा है. एंड ग्रीक वर्ड कोरस मीन्स डांस इन अ रिंग फॉर्म और सर्कुलर फॉर्म. कोरस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? कोरस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एल्डरली पीपल हु नोज दैट रियलिटी टू विच एक्टर्स आर नॉट फेमिलियर. यानी स्टेज के ऊपर आपके पास परफॉर्मेंस हो रही है ग्रीक ड्रामा की और उसमें कोरस हैं, ग्रुप ऑफ एल्डरली पीपल हैं और उनको उस रियलिटी का पता है जो स्टेज के ऊपर बाकी एक्टर्स जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ दैट रियलिटी, लेकिन कोरस को वो चीज़ें पता हैं. द कोरल सॉन्ग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस में हम इनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉफी, दैट इज टर्निंग और सर्कलिंग, जो स्टार्टिंग पे होती है. सेकेंड नंबर पे आपकी एंटी स्ट्रॉफी है, दैट इज काउंटर टर्निंग. एंड थर्ड नंबर पे लास्ट पे जो कोरल सॉन्ग होता है उसको हम ईपोड के नाम से जानते हैं और दिस इज योर आफ्टर सॉन्ग. Eventually, the content of Dithyramb was widened to any mythological or heroic story. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है? Dithyramb was the choral or lyrical singing, ठीक है. तो इट वॉज वाइडेंड टू एनी मिथोलॉजिकल और हीरोइक स्टोरी, जिसमें हमारे पास हीरोइक और मिथोलॉजिकल स्टोरी की जब बात होती है तो एडिपस रेक्स हमारे माइंड में आता है. दैट इज बेसिकली अ ग्रीक ट्रेजेडी. एंड एन एक्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू आंसर क्वेश्चंस पोज्ड बाय द कोरल ग्रुप. यानी कोरल ग्रुप जो कोरस का एक वो सॉन्ग होता है, डायलॉग्स होते हैं, वो जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने के लिए इस एक एक्टर को स्टेज के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. द ग्रीक वर्ड फॉर एक्टर इज हिपोक्राइट्स, विच इज़ द अल्टरनेटिव फॉर मॉडर्न वर्ड हिपोक्राइट्स. इट्स अ सोर्स वर्ड, यानी आपके जो आजकल का मॉडर्न लैंग्वेज का वर्ड है हिपोक्राइट्स, उसका ओरिजिन HYPOKRITES, इससे वो ओरिजिनेट हुआ है, विच लिटरली मीन्स आंसरर. इन 534 BC एशिलस, या इसको आप एस्किलस के नाम से प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंसिएशन कैन बी वेरिएंट, एडिड अ सेकेंड एक्टर एंड सोफोक्लीज एडिड अ थर्ड. वो किस तरह से कि पहले जब आपकी ग्रीक ट्रेजेडी थी उसमें स्टेज के ऊपर एक ही एक्टर हुआ करता था, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आए. एशिलस ने उसमें सेकेंड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया और सोफोक्लीज ने उसमें थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया स्टेज के ऊपर. अब हम थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे सोफोक्लीज की, क्योंकि हमने उसको पढ़ना है एज अ लिटरेरी फिगर. एडिपस was written by Sophocles. Sophocles, the most perfectly balanced among the 3 great masters of Greek tragedy, was born in Colonus near Athens about 495 BC. जी 495 BC के नियर अबाउट ये पैदा हुआ था, कोलोनस में पैदा हुआ था. एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एंड ही वॉज द परफेक्टली बैलेंस्ड अमंग अदर 2. यानी इसके अलावा जो मेजर 2 फिगर्स थे ग्रीक ट्रेजेडी में, देवर एशिलस एंड यूरिपिडीज, और उनमें से सबसे प्रोमिनेंट फिगर था सोफोक्लीज का. हिज आर्टिस्टिक करियर स्टार्टेड इन 468 BC एंड ही रोट 120 plays, 100 are known by name but only 7 has come down to us entire. यानी टोटल उसने 120 प्लेज लिखे थे, जिसमें से 100 जो हैं उनके हमें सिर्फ नाम पता हैं, लेकिन उनमें से भी 7 जो हैं दे आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन द रिटन फॉर्म. इनके प्लेज के नाम नोट डाउन कीजिएगा. फर्स्ट वन इज ट्रेशिनी, सेकेंड वन इज एजेक्स, थर्ड वन इज फिलोक्टेटस, और इसके बाद इसके जो मोस्ट फेमस राइटिंग्स हैं दे आर इलेक्ट्रा, एडिपस एंड एंटीगनी, एंड लास्ट पे है आपकी एडिपस एट कोलोनस. ये 7 राइटिंग्स वो हैं, 7 प्लेस वो हैं जो हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं, इनको नोट डाउन कर लें. उसके बाद जो फेमस राइटिंग बाय यूरिपिडीज है दैट इज मीडिया, एंड बाय एशिलस एगेमेम्नॉन. ये आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस का भी हिस्सा है. नेक्स्ट कम्स द ट्रेजेडी. अब हम थोड़ा सा ट्रेजेडी का बैकग्राउंड देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अरिस्टोटल ने इसको किस तरह से डिफाइन किया था. ट्रेजेडी डिपिक्ट्स द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल हीरो और हीरोइन, यूजुअली थ्रू सम कॉम्बिनेशन ऑफ हब्रिस, फेट एंड द विल ऑफ गॉड्स. अब हब्रिस को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? हब्रिस इज बेसिकली द एक्सेसिव प्राइड
इन द आप कह सकते हैं कि मेजर कैरेक्टर जो भी आपका है, मेजर फिगर है स्टोरी के अंदर, तो उसमें कोई ना कोई एक हमार्शिया होता है, कोई ना कोई एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। दैट कुड बी योर हब्रिस, यानी एक्सेसिव प्राइड हम उसको नाम देते हैं इसका, और वही हब्रिस ही उसकी वीकनेस बन जाता है। एरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेजिक हीरो शुड हैव अ फ्लॉ एंड मेक सम मिस्टेक। अब यहाँ पे आपकी हमार्शिया की डेफिनेशन आ गई है। द हीरो मस्ट नॉट डाई एट द एंड बट मस्ट अंडरगो अ चेंज इन फॉर्चून। चेंज इन फॉर्चून किस तरह से कि हीरो मस्ट फेस द कंसिक्वेंसेज, यानी हीरो मस्ट गो फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। ये अरिस्टोटल की कंडीशंस हैं कि ट्रेजिक हीरो को इन फेजेस में से गुजरना चाहिए, बल्कि मरना नहीं चाहिए। मरने के साथ तो आपकी जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती है ना मरने के साथ। तो ही बेसिकली वांटेड द ट्रेजिक हीरो टू सफ़र। In addition, the tragic hero may achieve some revelation or recognition about human fate, destiny and the will of gods. Revelation और जो आपके recognition है इसको हम later in slides cover करेंगे। Now, what is the definition of tragedy? Tragedy is an imitation of an action that is serious and of certain magnitude, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, through pity and fear, affecting the proper purgation, that is catharsis of these emotions. अब ट्रेजेडी बेसिकली क्या है? इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, जिसमें आपके सीरियस काइंड के एक्ट्स होते हैं। उन एक्ट्स के थ्रू, यानी उन एक्शंस के थ्रू जो आपकी ऑडियंस होती है, दे फील पिटी और फियर, उनका कैथारसिस होता है, उनका परगेशन ऑफ इमोशन होता है। अब कैथारसिस के ऊपर मिल्टन ने एक लाइन बोली थी, इट इज़ कैथारसिस विच ट्रांसफॉर्म्स डिस्टर्बिंग इमोशंस इनटू काम ऑफ माइंड। यानी आपके जो भी डिस्टर्बिंग इमोशंस होते हैं, जब उस ट्रेजिडी को देख के आप फील करते हो, पिटी फील करते हो फॉर द ट्रेजिक हीरो, तो वो उस इमोशंस को काम ऑफ माइंड में कवर करने के लिए आपकी कैथारसिस की टर्म यूज़ की गई है। ट्रेजेडी शुड बी सीरियस विद नो कॉमिक एलिमेंट्स एंड अ स्टोरी ऑफ प्रॉपर लेंथ। यानी आपकी ट्रेजिक एलिमेंट्स वाली जो ट्रेजेडी वाली स्टोरी है उसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके उसमें कॉमिक एलिमेंट्स आ जाएंगे तो आप उसको ट्रेजेडी का नहीं बल्कि ट्रेजाई कॉमेडी का नाम देंगे। और ट्रेजेडी में एक प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, मिडल एंड एंड। ये एक ट्रेजेडी की, एक गुड ट्रेजेडी की ये डिमांड है। ट्रेजिक हीरो की अब क्या क्वालिटी है? ही इज़ अ लिटरेरी कैरेक्टर हु मेक्स अ जजमेंट एरर, जिसको हमने अर्लियर इन स्लाइड्स हमार्शिया का नाम दिया था, दैट इनएविटेबली लीड्स टू हिज आर हर ओन डिस्ट्रक्शन। यानी वो खुद ही अपनी तबाही का बायस बनता है, उसके अंदर खुद ही एक जजमेंटल एरर होता है, एक हमार्शिया होता है, जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी, जिसमें हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। उसमें फर्स्ट वन है आपके पास प्लॉट। प्लॉट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस पूरे अरिस्टोटल के ट्रेजेडी वाले कॉन्सेप्ट में। पहले वन बाय वन हम इनके नेम्स देख लेते हैं। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल, रिदम एंड हार्मनी। उसमें प्लॉट इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द 7 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। वो किस तरह से कि ए वेल फॉर्म्ड प्लॉट इज द वन विच हैव प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। अगर आपके ये तीनों चीज़ें एक सीक्वेंस में फॉलो नहीं हो रही तो आपकी प्लॉट जो है दैट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट प्लॉट, वो आपका लूज प्लॉट हो जाता है। आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो पाता, उसमें एक तरह से डाइवर्ट हो जाते हो स्टोरी को पढ़ते हुए। उसके बाद प्लॉट शुड बी यूनिफाइड, एवरी एलिमेंट शुड टाई टू द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। उसमें कोई भी लूज एंड्स नहीं होने चाहिए। जितने भी आपके सीक्वेंसेस होते हैं उस इवेंट के, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इट शुड हैव अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड ऑल प्लॉट्स हैव अ पैथोस। पैथोस क्या होता है? सफरिंग। बट अ कम्प्लेक्स प्लॉट इंक्लूड्स रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन। वो रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन जिसकी मैंने स्लाइड्स में पहले बात की थी। नाउ व्हाट इज रिवर्सल? रिवर्सल अकर्स व्हेन अ सिचुएशन सीम्स टू बी डेवलपिंग इन वन डायरेक्शन। यानी हमें लगता है कि ये जो सीक्वेंसेस हैं, इवेंट्स हैं, हो रहे हैं और ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और सडनली क्या होता है? देन सडनली
रिवर्सेस टू अनदर, यानी सडनली रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें, इवेंट्स बैक इन टाइम चले जाती हैं। दिस रिवर्सल ऑफ सिचुएशन इज़ नोन एज पैरापेटाया, इसको आप इस पैरापेटाया का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एडिपस, अब मैं इसको एडिपस से क्यों रिलेट कर रही हूँ, बिकॉज एडिपस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। When Oedipus first hears the news of the death of Polybus, जो इसका supposed father था, the news at first seems good, but is then revealed to disastrous. उसको पता चलता है कि he was not his biological father, जबकि उसका biological father था King Laius, जिसने उसका एडिपस ने खुद ही उसका मर्डर कर दिया है। तो चीज़ें जब उसको रिवर्सल में जाके क्लियर होती हैं तो दैट इज़ नोन एज रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और पैरापेटाया। इसके बाद अब हम रिकॉग्निशन की बात करेंगे। रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, यानी पहले आपका जो ट्रेजिक हीरो है या जितने भी आपके करेक्टर्स हैं, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द सिचुएशन, उनको सिचुएशन का नहीं पता होता, और आहिस्ता आहिस्ता थ्रू सर्टेन इवेंट्स उन पे अवेयरनेस आती है। फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस ऑफ अ बॉन्ड ऑफ लव और हेट, दिस रिकॉग्निशन इज नोन एज एनाग्नोरिसिस। हमने रिवर्सल को नाम दिया था पैरापेटाया का, और अब हम नाम दे रहे हैं रिकॉग्निशन को एनाग्नोरिसिस और नोइंग अगेन, यानी दोबारा किसी चीज़ को जानना। नोइंग अगेन इज डन ड्यू टू हॉरिबल इवेंट और सीक्रेट, वहाँ पे कोई ना कोई हॉरिबल इवेंट होता है जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस आती है कि ये बेसिकली स्टोरी जो है उसमें ट्रू फैक्ट्स क्या हैं। अब इसकी हम एग्जाम्पल किस तरह से देखेंगे रिकॉग्निशन की। फॉर एग्जाम्पल एडिपस किल्स हिज फादर इन इग्नोरेंस, जब वो किंग लेइस का मर्डर करता है एट 3 क्रॉस रोड्स, तो उसको नहीं पता होता कि ही वॉज हिज बायोलॉजिकल फादर, एंड लेटर इन द स्टोरी ही लर्न्स हिज रिलेशनशिप टू द किंग ऑफ थीव्स, दैट इज लेइस। अब आपको समझ आ गई होगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स की। अब अ प्लॉट विद ट्रेजिक रिवर्सल्स एंड रिकॉग्निशन, जो दोनों चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, अगर एक प्लॉट में ये चीज़ें हों तो दिस प्लॉट बेस्ट अराउजेज पिटी एंड फियर, और इस पिटी और फियर को हम कैटारसिस का नाम देते हैं। सेकेंड नंबर पे अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में आपके पास आता है करेक्टर। The characters should be the persons of high magnitude। अब जो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक बेस्ट ट्रेजेडी है वो वही है जिसमें आपके पास हाई मैग्नीट्यूड के किंग्स, क्वींस एंड प्रिंसेस एट्सेट्रा होते हैं, उन्हीं की ट्रेजेडी को आपके सामने लाया जाता है। करेक्टर दैट इज ही और शी मस्ट हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ। सबसे पहले हमने बात की कि ही मस्ट बी अ नोबल, किंग, क्वीन और प्रिंस, और सेकंड नंबर पे हमने बात की है कि कैरेक्टर जो है ही और शी मस्ट हैव अ ट्रेजिक फ्लॉ विच बिकम्स द कॉज ऑफ ट्रेजेडी। फॉर एग्जाम्पल एडिपस रेक्स, द ट्रेजिक फ्लॉ इज हिज क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। एडिपस की क्वेस्ट फॉर ट्रुथ जो है दैट इज बेसिकली हिज हमार्शिया। उसके बाद थॉट है थर्ड नंबर पे। थॉट क्या है, जो स्टेज के ऊपर आपके करेक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस एक्ट को कर रहे हैं, उनके थॉट्स एंड एक्शंस वो आपके थर्ड नंबर पे आ जाएंगे। डिक्शन इज बेसिकली द चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो वो डायलॉग बोलते हैं स्टेज के ऊपर, उसको आप डिक्शन का नाम देते हो। सॉन्ग क्या है, सॉन्ग में आ जाता है आपका कोरल सॉन्ग, और जिसको आपने डिथेरम का नाम दिया था लिरिकल सॉन्ग। उसके बाद स्पेक्टिकल क्या है, स्पेक्टिकल इज द बेसिकली द विजन ऑफ दैट स्टेज, यानी वहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स क्या क्या यूज़ किए गए हैं। इसके बाद सेवन्थ पे हम देखते हैं रिदम एंड हार्मनी। आपकी स्टोरी के अंदर एक रिदम होना चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए, तभी आपकी स्टोरी को दैट अराउजेज योर पिटी और फियर। लेकिन इसमें से ये 7 पॉइंट्स तो हैं टोटल अरिस्टोटल की ट्रेजेडी के, लेकिन इसमें से प्लॉट एंड करेक्टर इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी, ये हमने एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वन इज, अच्छा एडिपस रेक्स के लिए हमें अगेन एक पूरा लेक्चर चाहिए, और एडिपस रेक्स को वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर बैच 2, यानी बैच 2 में जब हमारी क्लास होगी फर्स्ट सैटरडे को, तो उसमें हम एडिपस रेक्स से स्टार्ट लेंगे। अभी वी हैव लास्ट 10 मिनट्स, तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं अभी के इस सेशन का, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम एडिपस रेक्स को इन डिटेल कवर करेंगे। उसमें एक स्टोरी को पढ़ाने का मेरा ये तरीका है कि आई टेल द बैकग्राउंड, जैसे इस तरह से अभी मैंने एडिपस रेक्स का बैकग्राउंड आपको सोफोक्लिस की बायोग्राफी बताई है, उसके बाद उसकी अब देखें एडिपस रेक्स की ट्रायलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी स्टोरी बताऊँगी, तीनों स्टोरीज़ को कोरिलेट करूँगी,
समरी होगी, मेजर करेक्टर्स होंगे, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, राइजिंग एक्शन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, फॉलिंग एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास के अंदर, इफ़ यू पीपल ज्वाइन मी देयर।